बॉयकॉट चाइना। पिछले कुछ सालों में इस फ्रेज ने भारत में खूब ट्रेंड किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बॉयकॉट चाइना का नारा सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया है? क्या बॉयकॉट चाइना का मूवमेंट फेल हो चुका है? इस सवाल के पीछे है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का एक डेटा जो बताता है कि 2023-24 में चाइना एक बार फिर भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चाइना और इंडिया के बीच इस दौरान $118.4 बिलियन का ट्रेड हुआ। इसी के साथ यूएसए अब सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है, जिसके साथ इंडिया का ट्रेड 2023-24 में $118.3 बिलियन का रहा। यूएसए के बाद भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 83.6 बिलियन डॉलर्स के साथ यूएई। इसके बाद रशिया, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर का नंबर आता है। GTRI के डेटा में एक बेहद इंटरेस्टिंग इंसाइट है चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, $118.4 बिलियन में से $101.7 बिलियन का इंडिया सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, जबकि सिर्फ $16.67 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना को किया जा रहा है। यानी चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $85 बिलियन का है। वहीं इसके कंपैरिजन में यूएसए के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। यूएसए को इंडिया $77.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंपोर्ट सिर्फ $40.8 बिलियन का है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडिया चाइना पर इंपोर्ट्स के लिए इतना डिपेंडेंट क्यों है और क्यों हम चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से मेजर गुड्स हैं जो इंडिया को चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। इसके बाद हम उन रीजंस को भी जानेंगे कि बॉयकॉट चाइना इनिशिएटिव फेल होने के पीछे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही हम सॉल्यूशंस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे इंडिया चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर सकता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, चाइना से होने वाले लगभग $101.7 बिलियन के इंपोर्ट में से लगभग $71 बिलियन यानी लगभग 70% इंपोर्ट्स सिर्फ 4 सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिनकी टोटल इंपोर्ट वैल्यू $30.63 बिलियन है। डेटा को साइड में रख के प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अपने आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाकर देखिए, आई एम श्योर कि 90% डिवाइसेस पर आपको एक ही टैग मिलेगा, मेड इन चाइना। इंडिया के 54% मोबाइल और टेलीफोन, 56% ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, 70% सेमीकंडक्टर डिवाइस तो डायोड और 32% इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स चाइना से आते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट में माइक्रो असेंबलीज, इलेक्ट्रिकल अपरेटस फॉर लाइन टेलीफोनी और टेलीग्राफी, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसमिशन अपरेटस फॉर रेडियो टेलीफोनी, टीवी, कैमरास, पार्ट्स फॉर टेलीविजन और रेडियो और रडार अपरेटस शामिल हैं। लेकिन अब सवाल फिर से वही कि आखिर भारत चाइना से इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट का इंपोर्ट क्यों कर रहा है? तो देखिए, इसका सबसे पहला रीजन है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। चाइना ने एक रोबस्ट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया है। इसके लिए एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटी पर काम किया गया है, लेबर्स को स्किल्ड बनाया गया है और सप्लाई चेन नेटवर्क को डेवलप किया गया है। साथ ही इनकी प्रोडक्शन के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स और रेयर अर्थ मेटल्स भी चाइना के पास मौजूद हैं। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का मेजर हब बन गया है। दूसरा रीजन है कॉस्ट एडवांटेज। दोस्तों, चाइना की हाई पॉपुलेशन की वजह से वहां पर लेबर लो कॉस्ट में अवेलेबल हो पाती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर चाइना की गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज भी ऑफर करती है। इससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, जो चाइनीज प्रोडक्ट को सस्ता बना देता है। थर्ड रीजन है कंज्यूमर डिमांड। दोस्तों, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इसीलिए आज भी इंडिया में लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जगह अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना से अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स शायद ही दूसरी कंट्री बना पाती हो, और यही रीजन है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में खूब पॉपुलर हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाया है। हालांकि भारत में असेंबली के लिए बहुत सारी कंपनीज अपने प्लांट सेटअप किए हैं, लेकिन कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अभी भी इंडिया लैग करता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ज्यादातर ब्रांड्स फॉरेन के ही हैं और इंडियन मेड ब्रांड्स जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें वो मार्केट में लिमिटेड हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इंडियन ब्रांड्स ने कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसके बजाय इंडियन ब्रांड्स चाइना मेड इलेक्ट्रॉनिक्स को रीबैच करके इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। एक और रीजन ये भी है कि सभी इंडियन ब्रांड भी इंडिया को एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट की तरह देखते हैं।
इसे हम स्मार्टफोन के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जहां अभी भी भारत के लावा और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स 10,000 के सेगमेंट में ही स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स और कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स नहीं बना पा रहे। जबकि इंडिया में अब लोग नए ब्रांड्स के अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे खासे पैसे पे करने को रेडी हैं। आप Xiaomi से लेकर Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स का एग्जांपल देख सकते हैं, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। आने वाले समय में चाइना से होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट और भी ज्यादा इंक्रीज होने की उम्मीद है। दूसरे नंबर पर इंपोर्ट होने वाला जो सेगमेंट है वो है मशीनरी, जिसकी टोटल वैल्यू है $21.72 बिलियन। ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रीडर्स, पार्ट्स ऑफ टाइपराइटर्स और कैलकुलेटिंग मशीन्स, इसके अलावा एयर और वैक्यूम पंप्स, एयर और दूसरे गैस कंप्रेसर जैसी मशीनरी भी चाइना से ही इंपोर्ट होती है। मशीनरी के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी इतनी है कि इंडिया की टोटल मशीनरी इंपोर्ट में से 38% चाइना से आता है और सेकंड नंबर पर है 7.97% के साथ जर्मनी। और इस डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा रीजन है चाइनीज मशीनरी की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। चाइना ने बेहद एडवांस मशीनरी और इक्विपमेंट्स को डेवलप किया है, जो कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर तक बहुत काम आती है। इसके साथ ही दूसरे कंट्रीज की मशीनरी के मुकाबले चाइनीज मशीनरी रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और मशीनरी की वाइड रेंज भी मिल पाती है। तीसरा सेगमेंट है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसका इस्तेमाल मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है और उसकी टोटल वैल्यू $13.55 बिलियन है। यानी एक तरह से इंडिया की 49 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, वो भी चाइना पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले चाइना लो कॉस्ट एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मेजर ग्लोबल सप्लायर है। एपीआई का मतलब होता है दोस्तों मेडिसिन में पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसके स्मॉल अमाउंट का लार्ज इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पेन किलर में जो रिलीव करने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक तरह का एपीआई ही होता है। इसके साथ चाइना लो कॉस्ट केएसएम यानी की स्टार्टिंग मटेरियल भी सप्लाई करता है, जो एपीआई के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों ही ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स होते हैं और इंडिया इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन चाइना से ही इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया केमिकल इंटरमीडिएट्स और एक्सिपिएंट्स भी चाइना से इंपोर्ट करता है, जो फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। चाइना में ये प्रोडक्ट काफी कम रेट पर अवेलेबल होते हैं, जिनको भारत में इंपोर्ट करके मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दें कि भारत जेनेरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स मेनली चाइना से ही आता है। इतना ही नहीं, भारत में कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन पर एनवायरनमेंट पर रेगुलेशंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंपोर्ट करना भारत की मजबूरी भी बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपोर्ट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, सैचुरेटेड एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक और साइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑक्सीजन फंक्शन अमीनो कंपाउंड्स और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हैं। इस कड़ी में दोस्तों चौथा जो सेगमेंट है जहां पर भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वो है प्लास्टिक्स, जिसकी टोटल वैल्यू $5.44 बिलियन है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में टॉयज का परसेंटेज काफी हाई है और भारत के 70% खिलौने चाइना से इंपोर्ट होते हैं और इसकी डिपेंडेंस के पीछे भी लो कॉस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जैसे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें भारत से चाइना को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स की, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है रिफाइंड पेट्रोलियम। इसके बाद आयरन और क्रस्टेशियंस का नंबर आता है। इसके अलावा राइस और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन भारत से चाइना को होने वाला एक्सपोर्ट काफी कम है और इंपोर्ट काफी ज्यादा। और अगर दोस्तों हमें इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना है तो इसको हम दो तरीके से कम कर सकते हैं। या तो हम चाइना से होने वाले इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर दें या फिर हमारे यहाँ से होने वाले एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर दें, लेकिन ऐसा करने में हम नाकामयाब रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकता। पहला रीजन है क्रिटिकल मिनरल्स। दोस्तों कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक्सपर्ट टीम ने बनाया था। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट बॉयकॉट किया गया तो इंडिया की इंडस्ट्रीज भी इससे नेगेटिवली इफेक्ट होंगी। तीसरा रीजन है दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंपोर्ट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक इन्हें यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, कार एक्सेट्रा। चाइना से बहुत सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इंडिया आता है और इनके ना आने पर इंडिया की जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। उदाहरण के लिए चाइनीज स्मार्टफोन्स इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में $8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे में अगर ये प्रोडक्ट्स बॉयकॉट किए गए तो कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, साथ ही कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा रीजन है चाइना को बॉयकॉट ना कर पाने के पीछे।
मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक भारतीय एक इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है, लेकिन शर्त यह है कि उस इंडियन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो चाइनीज प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए या उससे 19-20 होनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैच करने में नाकामयाब रहे हैं और इसीलिए वो एक कॉस्ट इफेक्टिव और बेटर ऑप्शन की तरह इमर्ज नहीं हो पाए हैं। और यही रीजन है कि आज हम चाइनीज प्रोडक्ट्स में घिरे हुए हैं। जरा अपने आसपास नजर घुमाइए, आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, हर चीज पर लगे स्टिकर को पढ़िए कि प्रोडक्ट्स कहां से बनकर आप तक पहुंचे हैं। मेरा अनुमान है कि अधिकतर स्टिकर्स पर मेंशन होगा मेड इन चाइना। इन सब के अलावा दोस्तों एक रीजन करेंसी एक्सचेंज रेट भी है। दरअसल इंडियन रुपीस और चाइनीज युआन की वैल्यू देखें तो इंडियन रुपीस चाइनीज युआन के कंपैरिजन में वीकर करेंसी है। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स चाइनीज बायर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इंडियन बायर्स के लिए चाइनीज इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। इसी वजह से इंडिया में तो चाइनीज प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकते हैं, लेकिन चाइना में इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रैक्शन नहीं मिल पाता। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना कंप्लीटली वायबल और प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशंस और ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात समझना बेहद जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग का करंट प्रोसेस आपस में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। यानी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन को चाइना में बनाया गया, तो हो सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट यूएसए से आई हो, उसमें जापान का इनोवेशन का इस्तेमाल किया गया हो और उसमें एप्स मेड इन इंडिया हो। और अगर इसमें एक भी कंट्री को रिमूव कर दिया जाए तो ये स्मार्टफोन इनकम्प्लीट रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस ग्लोबलाइज दुनिया में हर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है। इसीलिए किसी भी कंट्री को कंप्लीटली बॉयकॉट करना शायद इस टाइम पे नामुमकिन है। पहले भी ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं जहां एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को बॉयकॉट करने की कोशिश की है पर वो फेल हो गई। उदाहरण के लिए 1930 में चाइना ने जापानीज कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके जापानीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। इसी तरह 2003 में यूएसए ने फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने की कोशिश की और वो भी फेल हो गए। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉयकॉट इज प्रोबेबली नॉट द सॉल्यूशन और द ऑप्शन, लेकिन सॉल्यूशन की पहली चाबी या मैं कहूं सॉल्यूशन है तो वो भारत की जनता के पास ही है। सबसे पहले जहां पॉसिबल हो और अच्छे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हो वहां हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। इससे एक तो इंडियन ब्रांड्स और स्ट्रांग होंगे, साथ ही ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप होगा जहां दूसरे इंडियन ब्रांड्स चाइनीज ब्रांड्स के अगेंस्ट खड़े हो सकेंगे। इसके अलावा इंडिया को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम हो। सेकंड स्टेप होना चाहिए चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की तरफ। अब देखिए, चाइना से इंपोर्ट को रिड्यूस करना प्रोबेबली मुश्किल हो, लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ाया जा सकता है ना। एक्सपोर्ट को बढ़ाकर ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को चाइनीज मार्केट में पहुंचाना होगा। यहाँ पे हाई क्वालिटी एक की टर्म है। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में हाई प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं जिनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत की बड़ी ताकत है जिनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर भी ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड स्टेप होगा चाइना से इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना। इंडिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से अपने इंपोर्ट्स को इंक्रीज करके चाइनीज इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री एंड एज अ गवर्नमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम अपनी आंखें खोलें और रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिसर्च ही आधार है सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंडस्ट्री, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी मशीनरी का। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रिसर्चर्स या फिर रिसर्च वाली कंट्री होंगे तो हम इन सारी इन्वेस्टमेंट्स, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या रीजंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? यूएसए, यूएई, रशिया और यूनाइटेड किंगडम? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।